डॉक्टर संगीता झा की लिखी कहानी शिकस्त। आइए सुनते हैं कलर्स ऑफ लाइफ में। पापा, सुन रहे हो ना मेरी बात? कैसे हैं? अब तो 1 हफ्ता हो गया आपको अस्पताल में एडमिट हुए। कैसी तबीयत है? पापा, आई लव यू। आप भी ना, क्या जरूरत है बाहर जाने की जिद करने की? मैं आपकी गुड्डी हजारों मील दूर बैठी हूँ। सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद पड़ी हैं और आप भी ना कोरोना लगा बैठे। मैं लगातार बोली जा रही थी। उधर से एक कड़कता जवाब, ओम त्र्यंबकम यजामहे। मैं ना कहता था गुड्डो, मैं 100 साल जीऊंगा। बचपन से महामृत्युंजय जाप करता आ रहा हूं। तुमने क्या सोचा? हाँ, पापा यूएसए में स्वर्ग सिधार जाएंगे और तुम्हारी छुट्टी। मैं बोली, पापा आप भी ना। मैं तो आपकी क्वीन विक्टोरिया हूं। मैं भला ऐसा कैसे चाहूंगी और क्यों चाहूंगी? अच्छा, सिर्फ तू मुंह की डीजे है। इतनी मेरी चिंता थी तो मुझे 7 समुंदर पार आने ही क्यों दिया? वहीं मुझे अपने साथ नहीं रख सकती थी? पापा ने कहा। पापा आप भी। आप और भाई तो जिद पर अड़ गए थे। प्लेन में बैठ उड़ने का मन जो था आपका, फिर बेटे की कुटिया तो आपको बुरी ही लगनी थी ना? मैंने कहा। इस पर पापा बोले, अरे मैं तो शिवजी की कृपा से ठीक हो रहा हूं। मेरा ग्रीन कार्ड भी आ गया है। यहां से बाहर आते ही आशु को बोल सीधे लखनऊ में गोमती नगर, जहां मेरे जिगर का टुकड़ा रहता है, आ जाऊंगा। सुनकर दिल बाग बाग हुआ। पापा को कोरोना हुआ है सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। महामृत्युंजय जाप करने वाले पापा कहते थे, मैं तो 100 साल जीऊंगा। मेरे लिए तो बाणों की शैया लगानी पड़ेगी। मैं बहुत हंसती थी और डरती भी थी, क्योंकि माँ को गुजरे सालों हो गए और मेरे ये शेर पापा को फालिज मार गया था, जिससे बड़ी मुश्किल से वॉकर का सहायता लेकर चलते थे। आंखों से भी धुंधला दिखता था, पर मजाल है कि सपनों में कोई कमी आई हो। लेंस की सहायता से पूरा का पूरा अखबार शुरू से आखिर तक पढ़ते थे। रशिया के कितने टुकड़े हुए, नेपोलियन हिटलर के खानदान की गहरी मालूमात रखते थे। हमेशा उनका उत्साह देखकर मैं हैरान ही होती थी। हमेशा माँ के साथ साथ रहते थे और पूरे मर्द बने हुए थे। बेटा यानी कि भाई, यथा नाम तथा गुण, आशुतोष यानी कि सूर्य ठीक सूर्य की तरह ही रोशनवान था। माँ पापा का दुलारा ही नहीं, बल्कि फरमाबरदार बेटा। पढ़ने में अव्वल, सारे कजिन्स के बीच उदाहरणीय, और पता नहीं कौन कौन से अलंकारों से सजा था उनका बेटा। पापा हमेशा सीना चौड़ाकर फुलाकर चलते थे, पर सूरज में भी ग्रहण लगता है, और पापा के प्यारे आशु पर लंकेश बाबू ने ग्रहण लगा दिया। पापा के ही डिपार्टमेंट में एक स्वजातीय चपरासी हुआ करते थे लंकेश बाबू। जी सर के अलावा उनकी कोई आवाज हम में से किसी ने नहीं सुनी थी। माँ का तो बहुत काम करवा देते, मसलन बगीचे के गेट ठीक करवाने से लेकर बाजार का सामान लाने तक। आशु हॉस्टल में रहता था, इससे उसका और लंकेश बाबू का कभी सामना नहीं हुआ। कभी अगर माँ किसी शादी ब्याह के अवसर पर शहर से बाहर जाती, जो कि पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था, ये लंकेश बाबू पापा का खाने से लेकर हर जरूरत का एक अच्छी पत्नी की तरह ध्यान रखते। कई बार तो पापा उनके साथ हंसी ठिठौली भी करते। लंकेश बाबू के गाल पकड़कर कहते, अरे लंकेश, तुझे तो औरत होना था, गलती से मर्द बन गया। लेकिन लंकेश बाबू के कानों में जूं तक न रेंगती थी। मुझे और माँ को जब इन सब बातों का पता चलता तो हम पापा पर बहुत गुस्सा करते और लंकेश बाबू पर दया भी करते थे। लंकेश बाबू सिर्फ नाम के लंकेश थे। मेरी शादी की सारी जिम्मेदारी लंकेश बाबू पर ही थी। सारी व्यवस्था उनकी निगरानी में ही हुई थी। जैसे दशरथ ने केकई को वर दिया था ना, ठीक वैसे ही पापा ने लंकेश बाबू से एक दिन कहा कि तूने मेरा दिल जीत लिया है, बोल क्या चाहिए, मांग ले। लंकेश बाबू तो शायद इस बात का इंतजार ही कर रहे थे। उन्होंने पापा से कहा, जो मांगूंगा देंगे, मुकर तो नहीं जाएंगे? पापा ने अट्ठास लगाया, अरे मैं अपनी बात का पक्का हूं, जान भी मांगेगा तो दूंगा, बोल क्या चाहिए। लंकेश बाबू ने कहा, आपका बेटा, मेरी बेटी सुशीला को बहू बना लीजिए। पापा तो थोड़ी देर हतप्रभ रहे। कहाँ आशुतोष और कहाँ सांवली सी सुशीला? पर फिर सोचा, लंकेश की बेटी है तो सीधी होगी, और लंकेश मरते दम तक बिना मुंह खोले उनकी सेवा करते रहेंगे।
भाई तो फरमाबरदार था, पापा का आदेश सर आंखों पर। मैं ही विरोध कर रही थी तो मुझे अपने ससुराल पर ध्यान देने की हिदायतें दी गई। इधर भाई का ब्याह हुआ और अब लंकेश नाम अनुसार सचमुच के रावण बन गए और कन्यादान के साथ आशु के ससुर और पापा के बराबर के समधी बन गए। भाई ने भी पाला बदल दिया। सुशीला तो शायद अपने बाप का इतने दिनों हमारे घर पर हुए अपमान का बदला ही लेने आई थी। भाई घर आता जरूर, लेकिन कटा कटा सा रहता। भाई की मदद से लंकेश बाबू की बिस्लरी वाटर की एक फैक्ट्री खुल गई थी। पापा बिल्कुल चुप रहते थे। उनके आंसू को ग्रहण जो लग गया था। मुझे तो भाई ने चुगलखोर और एक गंदी औरत का दर्जा दे दिया, क्योंकि मैंने उसकी आंखें खोलने की कोशिश की थी। मैं और भाई दो ग्रहों की तरह अपनी अपनी धुरियों पर घूमने लगे, जहां टकराने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कभी रक्षाबंधन तो कभी भाई दूज में एक ठंडा सा शब्दों का फोन पर मिलन होता था, जो आपस की दूरियों को और बढ़ा देता। माँ तो भाई की शादी से लगभग टूट सी गई थी। कभी भाई के ससुराल किसी त्योहार में गई भी तो लंकेश और लंकिनी ने उनके स्वाभिमान को तार तार कर दिया। भाई से कभी इसकी शिकायत भी की तो उसने भी तो दो टूक उत्तर दिया, सब आपके पति के कर्मों का फल है। पापा जी को इतना सताया है पहले, मम्मी जी और बच्चे उस अपमान को भूल थोड़ा ही सकते हैं। पापा माँ पर बरस पड़ते, कमीनों के यहां जाने की जरूरत ही क्या थी तुम्हें? किस मुंह से पापा को बताती कि उनका आशु अपने ससुराल में पत्नी के साथ वट सावित्री के लिए आया था। भाई सास ससुर को पापा जी और मम्मी जी कह अपने पिता के पुराने बर्ताव की माफी ही मांगता रहता था। एक बार सुशीला पापा माँ से मिलने गई तो पापा भरे बैठे थे। उन्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि उनके शब्द उन्हें उनके अपने आशु से हमेशा के लिए दूर कर सकते थे। उन दिनों ना तो सेल फोन का और ना ही एसटीडी फोन कॉल का इतना रिवाज था। माँ की एक चिट्ठी में सुशीला के व्यवहार का जिक्र था। मैंने जवाबी चिट्ठी में पापा को समझाते हुए लिखा था कि वे शिव जी बन जाएं और बुरा भला सब कुछ अपने अंदर पचा लें। पता नहीं कैसे वो चिट्ठी सुशीला के हाथों में पड़ गई और उसने तो हंगामा ही मचा दिया, भाई के कान तक भर दिए। पापा ने भी जवाब में खूब उल्टी सीधी बातें कही, लंकेश की परवरिश पर उंगलियां उठाई। मैं तो एक ही पल में एक बहन से घर तोड़ने वाली औरत बन गई। भाई बचपन से की गई मेरी शरारतों को मेरे किरदार से जोड़ता गया। कब मैंने उसकी झूठी शिकायत कर उसे मार खिलाई और भी न जाने कितने इल्जामों ने चरित्र को दागदार कर दिया। पापा भी चिल्लाते रहे, लेकिन आशु, उनके आशु को तो ग्रहण लग गया था। एक ही झटके में सारे तार तोड़कर लंकेश की लंका का हीरो बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। पापा के सूरज को ग्रहण लगाने वाले लंकेश को दूसरे ही दिन हार्ट अटैक से देहांत हो गया। सुशीला और भाई ने फिर पापा को ही जिम्मेदार ठहराया और भाई दामाद से उस घर का जिम्मेदारियां उठाने वाला बेटा बन बैठा। भाई अमेरिका चला गया। माँ पापा अपने टूटे दिल के साथ जीते रहे। माँ कभी कभी चुपचाप जब भी भाई अमेरिका से अपनी ससुराल आता तो बच्चों से मिलने चली जाती। मेरे और भाई के ग्रहों ने आपस में टकराना ही बंद कर दिया था। माँ अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी और आशु से अपनी दूरी का इल्जाम पापा और मेरे पत्र पर थोपने लगी। माँ बीमार भी रहने लगी थी। पता नहीं कैसे भाई का दिल पलटा और माँ से मिलने अकेले ही आया। मुझसे भी फोन पर बात की। मैं पिछले सारे इल्जामात भूल गई और फोन पर बड़ी देर तक हम दोनों ने बात की। पापा ने तो अपने दरवाजे बंद ही रखे। अलबत्ता माँ जरूर डव सोप और इम्पोर्टेड क्रीम यूज करने लगी थी। माँ इतनी कमजोर हो गई थी कि बिस्तर ही पकड़ लिया। माँ के मरने पर पहले भाई और बाद में 13वीं पर सुशीला मैडम, जो अब अमेरिका में सुशी बन गई थी, आई और सारे कर्मकांड भी किए। सारे रिश्तेदार गदगद हो गए कि ऐसे पुत्र और पुत्रवधू की कामना कर रहे थे जो अंतिम क्रिया इतनी तन्मयता और समर्पण से करते हैं। किसी को भी माँ पापा का अकेलापन याद ही नहीं रहा। मैं तो बेटी थी जो पराई थी, पर घर तोड़ू, चुगलखोर और अब तो माँ की पुरानी साड़ियां समेटने से लालची भी बन गई थी। पापा सिर्फ चुप थे और भाई भाभी का ड्रामा देख रहे थे। माँ के जाने के बाद पापा अकेले थे। अब सेल फोन, एसटीडी आम हो चुके थे। भाई का नंबर रिश्तेदारों के पास भी था, जिससे वो पापा की खोज खबर रखता था। पापा अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीते थे। अकेलेपन में भी रोज महामृत्युंजय जाप कर 100 वर्षों तक जीने की कामना करते थे। दिन भर सालों पहले दिवंगत लंकेश और उसके परिवार की बुराई करते कि कैसे उन्होंने उनके इकलौते बेटे को बरगलाकर अपने पाले में ले लिया था। भाई बीच बीच में आकर खोज खबर ले जाता था। मेरे यहाँ पापा का आना तो उनके उसूलों के खिलाफ था। मैं कई बार उन्हें लेने गई तो वो कहते, बहन घर भाई कुत्ता, ससुर घर जवाई कुत्ता।
कुत्तों का वो सरदार जो ससुरा बसे जवाई द्वार। मैं ये सब सुनकर बेबस हो जाती। इसी बीच फालिज का अटैक भी हुआ, लेकिन जीने की इच्छा कम न हुई। खाने पीने का शौक भी बरकरार था। मुंह पर तो मानो कोई पाबंदी ही ना हो, जो आता उसके कुकर्मों का चिट्ठा खोल देते, जिससे लोगों का आना भी लगभग बंद सा हो गया था। माँ की मौत के बाद सुशी से फोन पर यदा कदा बात होती, वो भी अमेरिका के 4 एकड़ में बने घर में, तो कभी बड़ी सी ऑटोमेटिक कार के किस्से सुनाती। मैं रुचि ना होकर भी सुनती, क्योंकि भाई के फिर से रूठने का डर जो था। पापा बहुत कमजोर हो गए थे और अब शायद बेटे को खोने का दुख भी सताने लगा था। एक दिन भाई का फोन आया कि वो पापा को अपने साथ अमेरिका ले जा रहा है और अब पापा वहीं रहेंगे। मैं तुरंत पहली फ्लाइट लेकर पापा से मिलने पहुंची। वहां जाकर देखा तो भाई पहले से ही वहां था। दोनों के बीच याराना देखकर मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। भाई मुझसे भी अच्छी तरह मिला, बार बार अपनी पत्नी सुशी की तारीफ करता रहा। सुशी की ये इच्छा है कि पापा अब हमारे साथ रहें, बच्चे भी अब बाहर पढ़ते हैं, इतना बड़ा घर खाली रहता है। सुशी ने भी एक स्कूल ज्वाइन कर लिया है, पापा को भी अच्छा लगेगा। ये स्कूल घर से ही लगा हुआ है और सुशी की केमिस्ट्री में वहां पर मास्टरी है। फिर कहने लगा, सुशी की मम्मी जी बहुत सालों से उनके साथ रह रही हैं, उन्हें भी कंपनी हो जाएगी। सुनकर मैं थोड़ा डरी भी। फिर लगा, पापा कौन सा मेरे साथ रहने को तैयार हैं। पापा को सालों बाद गुनगुनाते हुए भी सुना। भाई पापा को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर ले गया। मैं उनके साथ एयरपोर्ट तक गई। पापा तो अमेरिका जाने के नाम से ही इंग्लिश में बातें करने लगे थे। अमेरिका में पापा के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। भाई जब पापा को लेने आया था तो लंकिनी को उनके बेटे के पास छोड़ गया था। पापा को रोज खुशबूदार सोप से नहलाया जाता। उनके लिए मोटराइज्ड व्हील चेयर खरीद दी गई। एक सुंदर सी आया जेनी, जो कि फिलिपिनो थी, रखी गई। पल पल की खबर वीडियो कॉल के द्वारा मुझे दी जा रही थी। पापा को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा था। सुशी जब अपने स्कूल जाती तो पापा और जेनी अपने अपने तौर तरीके एक दूसरे को सिखाते। मुझे तो इल्म भी नहीं था कि भारतीय पकवानों की रेसिपी पापा को इतनी अच्छी तरह याद थी कि जेनी भी करीब करीब सीख गई थी। भाई भाभी जिस तरह पापा का ख्याल रख रहे थे, ध्यान रख रहे थे, कि मैं और सारे रिश्तेदार चकित थे। सबकी राय सुशी को लेकर धीरे धीरे बदल रही थी और रिश्तेदार पहले हुई सारी दूरियों के लिए माँ पापा को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मैं बड़े असमंजस में थी, पर पति ने भी समझाया, अंत भला तो सब भला। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि पापा अब खुश थे और पापा की सारी इच्छाएं बिना मांगे पूरी होती जा रही थी। रोज मुझसे बातें करते और लगभग सभी रिश्तेदारों से प्राय वीडियो कॉल पर बातें किया करते थे। मेरी और पापा की बातें कुछ इस तरह से होती, आई एम वेरी हैप्पी हेयर, ये लोग मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं बेटा। आज तो जेनी ने मेरे लिए खूब अच्छा पिज्जा बनाया। सुशी तो तुमसे भी ज्यादा अच्छी है बेटा। मैं हर बार सोचती, कितना बदल गया इंसान। जो मेरे बच्चों के पिज्जा बर्गर खाने पर जोर जोर से चिल्लाते थे, बर्गर बर्बादी का घर, ऐसा कहते थे, आज वही इंसान कभी लजानिया तो कभी पिज्जा खा रहा है और बड़ा खुश है। खैर, खुशी ज्यादा मायने रखती है और मेरी भी सुशी और भाई के लिए मन में भरी कड़वाहट लगभग लुप्त सी होती जा रही थी। मैंने और बच्चों ने गर्मियों में अमेरिका जाकर पापा के साथ कुछ समय बिताने का प्लान भी किया। मेरा वीजा था, बच्चों के वीजा के लिए अप्लाई भी कर दिया। पर हाय रे किस्मत, कोरोना के राक्षस ने हमारी खुशियों को धराशाही कर दिया। अमेरिकन एम्बेसी में ताला लग गया और हम कोरोना के खत्म होने की प्रतीक्षा करने लगे। जेनी ने भी पापा से ओम त्र्यंबकम यजामहे ये मंत्र सीख लिया था और यदा कदा दोहराती रहती थी। इंग्लिश एसेंट में सुनना बड़ा अच्छा लगता था। मेरे बच्चे भी जेनी आंटी से खूब बातें करते। इधर सुशी अपने रूटीन पर लगती और पापा जेनी से फोन लगाने को कहते। दिन में एक बार मैं जरूर वो मंत्र पापा के ही मुंह से सुनती और पापा की बात पर हंसती। पर उनका विश्वास इतना अटूट था कि कभी कभी मुझे भी लगता कि ये मंत्र ही उन्हें बचाए है। जेनी और पापा दोनों सुशी की तारीफों के खूब पुल बांधते। मैं खुद को बौना महसूस करती कि शायद मैंने कोशिश की होती तो माँ इतना अकेला महसूस करते हुए स्वर्ग न सिधारती। कई बार खुशियां भी ऊपर वाले को रास नहीं आती। सुशी का फोन आया कि उन सबको कोविड हो गया है, वो और भाई घर पर ही हैं और पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है।
जेनी भी कोविड पॉजिटिव है, पर उसे तो बुखार भी नहीं है, इसीलिए वो ही पापा को देख रही थी। पापा हॉस्पिटल से भी रोज फोन करते कि सब कुछ ठीक है, और फिर मंत्र जाप। जेनी ने भी काफी हिंदी सीख ली थी, रोज बातें हो रही थी। पापा बड़े खुश नजर आ रहे थे। बीच में एक दिन जेनी को छुट्टी दे सुशी पापा के लिए जेनी बन गई। हमारी सुबह उनकी शाम को फोन लगाया। पापा बोले, देखो सुशी को कितनी सेवा कर रही है, जेनी का भी कितना ध्यान रखती है। उसे भी घर जाने को कह दिया और आशु महाराज हैं कि घर पर आराम कर रहे हैं। सुशी ने एक अजीब सी मुस्कुराती नजरों से देखा। पता नहीं क्यों उसकी नजरें मुझे बकरीद के कसाई की तरह लगी, जो बकरे को काटने के पहले उसे खूब खिलाता पिलाता है। पापा मंत्र का लगातार जाप कर रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद सुशी का फोन आया कि पापा पलंग से गिर गए और बेहोश हैं। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक पल को तो लगा मानो सुशी ने ही गिराया है। फिर उस नीच सोच को दिमाग से निकाल फेंका। मैंने वीडियो कॉल कर पापा को दिखाने को कहा तो उसने फोन बंद कर दिया। भाई को फोन किया तो वो हॉस्पिटल के रास्ते में था। मैंने जोर जोर से पापा के लिए महामृत्युंजय जाप करना शुरू कर दिया। शाम को भाई का मैसेज आया, पापा इज इम्प्रूविंग, ही इज फॉलोइंग कमांड्स। दिल थोड़ा अस्वस्थ हुआ और रात को एक चैन की नींद सोई। सुबह फिर भाई ने पापा से बात कराई। जेनी भी वहां थी। पापा के चेहरे से उदासी झलक रही थी। भाई और जेनी बड़ी अच्छी तरह पापा का ध्यान रख रहे थे। जेनी ने हंसते हुए बताया कि पापा के महामृत्युंजय मंत्र ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। 2 दिनों में ही पापा की छुट्टी हो जाएगी। पापा ने मुझसे कहा, तेरी याद आ रही है बेटा, तू आ जाना, तेरी गोद में सिर रखकर इस दुनिया से चला जाऊंगा। ये सुनकर जन्म से लेकर अब तक जितना मैंने पापा को जाना, पहली बार मुझे वो इतने लाचार लगे। लगा क्या करूं, मैं भी बेबस थी। उसके बाद 2 दिनों तक भाई भाभी ने ना तो कोई फोन किया और ना ही मेरा फोन उठाया। तीसरे दिन भाई का फोन आया। मुझसे कहा, ले पापा से बात कर ले, पता नहीं फिर कर पाएगी या नहीं। सुनते ही मैं भौचक रह गई। पापा दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे। खुश रहो, फूलो फलो। मैंने कहा, मंत्र पढ़ो पापा। सुशी कह रही थी, पापा ओम बोलो, देखो आपको लेने भगवान आए हैं। बोलो शिवाय, पापा देखो भगवान खुद आए हैं। भाई बोलता है, पापा जाओ देखो भगवान खुद आए हैं आपको लेने। माँ से कहना उनका आशु उन्हें बहुत याद करता है। सुशी के चेहरे पर एक अलग चमक थी जो कभी लंकेश के चेहरे पर हुआ करती थी। ऐसा लगा मानो उसने अपने बाप के अपमान का बदला सालों बाद पापा से शायद ले ही लिया। 100 साल जीने की कामना करने वाले, रोज राम रक्षा श्लोक और महामृत्युंजय जाप करने वाले महारथी की शिकस्त हो गई। भाई ने कहा, अब पापा की केयर करना मुश्किल है, हम इन्हें होम पीस वालों को सौंप रहे हैं। उसने नर्स को इशारा किया और कहा, गिव हिम ओपियम। मैंने पूछा, ये होस्पीस क्या है? भाई ने बताया, अमेरिका में ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और लोगों के पास समय भी बहुत कम है। इससे जो टर्मिनली इल मरीजों को होस्पीस वालों को दे देते हैं। यहाँ इंडिया के जैसे बूढ़ों के ट्रीटमेंट में पैसे बहाकर सड़क पर नहीं आते हैं लोग। भाई बोलता जा रहा था, अब उन्हें ओपियम देते रहेंगे जिससे ये बेहोश रहेंगे। ये 10 दिन भी रह सकते हैं, 1 महीना भी रह सकते हैं। भाई बोलता ही जा रहा था, लेकिन मेरी सुनने समझने की शक्ति खत्म होती जा रही थी। जीने के इच्छुक, खाने के शौकीन पापा की ये भाई भाभी द्वारा दी गई इच्छा मृत्यु, जिसने पापा के महामृत्युंजय मंत्र को भी शिकस्त दे दी थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी शिकस्त? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी न कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो प्लीज। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियों को निकालकर उन्हें साहित्य के पिटारे से बाहर। तब तक अपना और अपनों का दिल से, ईमानदारी से ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।